हेलो स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मियोसिस के बारे में अच्छी तरह से चार्ट वाइज सीख लिया था, जिसके अंदर मियोसिस कितने अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है। पूरा मियोसिस जो है वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। दैन मियोसिस 1 की कितनी रिएक्शन होती है, दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस 1, और उसके अंदर 4 और सब फेजेस होगी, दैट मीन्स प्रोफेज 1 से लेकर टेलोफेज 1 तक। एंड देन उसमें भी प्रोफेज 1 की 5 सब फेसिस है, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सब का उसके अंदर इंक्लूडेशन है। उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, जो बीच के इन दोनों के बीच मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच एक इंटरकाइनेसिस का टॉपिक आएगा, जो थोड़ा सा एक छोटा सा इंटरवल है दोनों के बीच। आफ्टर देन मियोसिस 2 स्टार्ट होगा और उसके अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। ओके, दैट मीन्स द कैरियोकाइनेसिस 2। एंड आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ दिस मियोसिस 2 एक्टिविटीज़, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आएगा, लास्ट फेज आएगा, दैट इज़ साइटोकाइनेसिस। उसके हिसाब से चारों सेल अलग हो जाएंगे, एक में से 4 सेल अलग अलग होंगे, और क्रोमोसोम जो होगा वो पेरेंट सेल से आधा आधा बढ़ चुका होगा। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी डायप्लोइडिक सेल में से, यानी कि 2n सेल में से हैप्लोटिक सेल लाना है, यानी कि n सेल लाना है और सेक्स सेल लाना है, सेक्स सेल फॉर्म करना है, तो हमें यहाँ पर मियोसिस एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यानी कि एज एम फेज, पूरे सेल साइकिल का एज एम फेज लेना पड़ेगा मियोसिस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम फेज, यानी कि मियोसिस एज एम फेज हम यहाँ पर ले लेते हैं मियोसिस। ओके, मियोसिस दैट मीन्स हाफ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, हाफ डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। ओके, देन यहाँ पर स्टार्ट करते, कोई भी एक सेल से स्टार्ट करते जो पेरेंट सेल होगा, और पेरेंट सेल जो है वो धीरे धीरे से किस तरह से मियोसिस दिखाएगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कोई भी सेल होगा, इट इज़, मान लो कि ये जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज़ फर्स्ट सेल, ये जो है इट इज़ फ्रेश फर्स्ट सेल और फ्रेश पेरेंट सेल, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर सेंट्रोसोम होगा। ओके, इस हम लोगों ने समझने के लिए यहाँ पर वैसे तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें समझना, इसीलिए हम यहाँ पर एक ही पेयर लेते हैं समझने के लिए। तो एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम, और ये हुआ अपना दूसरा क्रोमोसोम। ओके, 2 क्रोमोसोम हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। ये जो सेल है वो अभी कौन से फेज़ में है, G1 फेज़ में। ओके, चलिए सेल साइकिल स्टार्ट करते हैं। एम फेज़ यानी कि मियोसिस में आने के लिए सबसे पहले कोई भी सेल को मैच्योर होना पड़ेगा, यानी कि इंटरफेज़ में से गुजरना पड़ेगा, जो प्रीपरेटिव फेज़ है, यानी कि G1 फेज़। उसके बाद आएगा एस फेज़, ये सेल जो है वो धीरे धीरे से किस में जाएगा, एस फेज़ के अंदर। ये आ गया एस फेज़। चलिए, इस फेज़ में क्या क्या चेंजेस होने वाला है, हमको पता ही है कि क्या क्या चेंजेस होने वाला है। न्यूक्लियोलस वैसा का वैसा ही रहेगा। सेंट्रोसोम जो है उसका डुप्लीकेशन, यानी कि इट बीइंग्स डबल, वो डबल हो जाएंगे। ओके, डुप्लीकेट पूरा सेंट्रोसोम बन जाएगा। देन ये है एस फेज़, यहाँ पर ये जो पूरा एस फेज़ है, G1 फेज़ के अंदर एस फेज़ की जितनी भी चीज़ें चाहिए, यानी कि रॉ मटेरियल, वो सब का सब यहाँ पर
इस G1 फेज़ के अंदर बन जाएगा। एंड देन आफ्टर S फेज़ विल बी स्टार्ट। S फेज़ के अंदर एक चेंजेस ये हुआ है कि सेंट्रोसोम जो है वो डबल हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो कोई चेंजेस होता है वो सबसे मेन क्रोमोसोम के अंदर कि हर एक क्रोमोसोम की एक सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती है इस तरह से। ओके, समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया है एक पेयर क्रोमोसोम की, ओके, जिसके अंदर यहाँ पर थी 2 सिस्टर क्रोमेटिड और यहाँ पर हो गई 4 से, यहाँ पर सिर्फ सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2 क्रोमेटिड थी और यहाँ पर ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड और ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो है, ओके, ये ग्रीन वाली जो दोनों की दोनों है वो एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है और ये रेड वाली एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है। ओके, और रेड वाली और ग्रीन वाली एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो यहाँ पर टोटल क्रोमेटिड 4 हो गई है, यहाँ पर टोटल क्रोमेटिड 2 है। ओके, मतलब ये डुप्लीकेट क्रोमेटिड यहाँ पर बन रही है, डुप्लीकेशन डीएनए का बन रहा है, जिसको डीएनए का रेप्लिकेशन बोला जाता है, यानी कि एस फेज़ के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। उसके बाद यहाँ पर सेल जो है वो इंटरफेज़ के लास्ट फेज़ में जाएगा, यानी कि G2 फेज़ के अंदर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर G2 फेज़ के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? G2 फेज़ के अंदर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसा का वैसा रहता है, न्यूक्लियस वैसा का वैसा है। चेंजेस कहाँ पर होते हैं? तो चेंजेस जो है ये जो पूरा क्रोमोसोम मटेरियल था वो यहाँ पर क्रोमेटिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर इस तरह से बिखर जाएगा। एंड जो पेयर में थी यहाँ पर जो भी क्रोमोसोम यहाँ पर पेयर में होते हैं, पेयर किस तरह से बनती है? उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग बनती है। जैसे कि 23 पेयर हम बोलते हैं कि 23 पेयर हमारे बॉडी के सेल के अंदर होता है, तो वो पेयर किस तरह से बनती है? वो पेयर जिस तरह से बनती है मतलब उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग। हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर होती है क्रोमोसोम, यानी कि 46 होते हैं, लेकिन हर साइज़ के अलग अलग साइज़ के, मतलब मान लो कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सिखा देता हूँ ताकि इसमें भी कोई दिक्कत ना आए। ओके, होमोजीनियस क्रोमोसोम किसे बोलते हैं? मान लो कि एक इस साइज़ का क्रोमोसोम है, ओके, जिसकी ये दोनों आर्म्स थोड़ी सी छोटी है और ये दोनों आर्म्स जो है वो लंबी है। एक दूसरा एक क्रोमोसोम है जिसकी दोनों ही आर्म्स इक्वली है इस तरह से। तो इसकी कंपेयर वाली दूसरी क्रोमोसोम होगी जो इसके हिसाब से, इसके लेंथ के हिसाब से इसके साथ अरेंज हुई होगी, यानी कि हर एक क्रोमोसोम की साइज़ का दूसरा एक क्रोमोसोम ओके सेल के अंदर रहता है, यानी कि 23 अलग अलग शेप के होंगे, साइज़ के होंगे और उसी के साथ मैच होने वाले दूसरे 23 क्रोमोसोम भी होंगे। ओके, और यही जो मैचिंग पेयर बनेगी, ओके, उसको हम होमोजीनियस क्रोमोसोम बोल सकते हैं, यानी कि ये दो और ये दो, इन दोनों को होमोलोगस और होमोजीनस क्रोमोसोम ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि आगे जाके दिक्कत ना हो। तो ये जो होमोलोगस या होमोजीनस जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो पेयर थी वो उनकी टूट जाएगी, यानी कि वो सेपरेटली 23 और 23 क्रोमोसोम जो है वो पूरे के पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे और पूरे न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फैल जाएंगे। ओके, G2 फेज़ के अंदर, जिसको हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं क्रोमेटीन। जिस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं क्रोमेटीन, इट इज़ द क्रोमेटीन स्ट्रक्चर। ओके, और दूसरा चेंजेस ये रहता है कि पूरी जो यहाँ पर सेंट्रोसोम होती है, 2 सेंट्रोसोम बनी थी, वो दोनों की दोनों आपस में से सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल के डायरेक्शन में मूव करने लगती है, क्योंकि इसमें से इन फ्यूचर स्पिंडल फॉर्म होने वाला है पर्पस फॉर द सेपरेशन ऑफ दिस क्रोमोसोम। ओके, तो ये एक दूसरे से ऑपोजिट पोल के डायरेक्शन में अरेंज होने के लिए मूव करने लगती है G2 के अंदर। ओके, तो G2 फेज़ के अंदर इतना सा चेंजेस है। ओके,
ये तीनों के तीन फेज़ को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोफेज़ की, जहाँ पर सेल जो है अपना 95% टाइम बिताता है, यानी कि इट इज़ इंटरफेज़ प्रोफेज़ नहीं, मैंने प्रोफेज़ बोल दिया भूल से, इट इज़ इंटरफेज़। ओके, इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है, प्रिपरेटिव फेज़ कंप्लीट हो चुका है, जितनी भी ज़रूरत थी एम फेज़ के लिए वो सारे की सारी रॉ मटेरियल चीज़ें अब बन चुकी है। अब यहाँ पर द लास्ट फेज़ ऑफ ऑल और सेल साइकिल का जो लास्ट फेज़ होगा एम फेज़, दैट इज़ मियोसिस, वो अब स्टार्ट होगा। ओके, यानी कि यहाँ से मियोसिस स्टार्ट होने वाला है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि मियोसिस जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। दिस इज़ मियोसिस 1। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा मियोसिस 1। ओके, मियोसिस 1 यहाँ पर स्टार्ट होगा। मियोसिस 1 के अंदर यहाँ पर पहला जो स्टेप होगा दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस 1, और कैरियोकाइनेसिस 1 के अंदर भी प्रोफेज़ 1, यानी कि यहाँ पर जो स्टेप स्टार्ट होने वाला है दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस 1। ओके, कौन सा होगा स्टेप? कैरियोकाइनेसिस 1। ओके, हम लोगों ने चार्ट में ऑलरेडी इसको कवर कर दिया था, कैरियोकाइनेसिस 1, और उसकी रिएक्शन स्टार्ट होगी, उसका फर्स्ट फेज़ स्टार्ट होगा दैट इज़ प्रोफेज़ 1। और प्रोफेज़ 1 का फर्स्ट स्टेप यानी कि लिप्टोटिन फेज़, ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रोफेज़ 1 जो है पूरे मियोसिस के अंदर, प्रोफेज़ 1 इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, हर एक फेज़ के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, किस तरह का क्रोमोसोम में या फिर किस तरह का अदर एक्टिविटी में चेंजेस आता है, वो सब यहाँ पर हम देखते जाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम प्रोफेज़ 1 की फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं दैट इज़ लिप्टोटिन फेज़। यहाँ पर हम सेल ड्रॉ कर देते हैं, सारे के सारे फेज़ के अंदर सेल जो है वो जाएंगे। ये सेल जो पूरा जाएगा तब किस तरह का चेंजेस लाएंगे वो हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो है वो कौन सा फेज़ रहेगा। यहाँ पर लिप्टोटिन फर्स्ट फेज़। ओके, उसके बाद ये सेल जो है वो पूरा जाएगा उसके दूसरे फेज़ में। इट इज़ ज़ाइगोटिन। उसके बाद ये पूरा सेल जाएगा उसके प्रोफेज़ 1 के तीसरे फेज़ में। ओके, मतलब यहाँ पर पैकेटिन, ओके, उसके बाद चौथा फेज़ आएगा दैट इज़ डिप्लोटिन। इट इज़ डिप्लोटिन। एंड उसके बाद द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 इट इज़ डाइकाइनेसिस। इट इज़ डाइकाइनेसिस। ओके, ये 5 फेज़ यहाँ पर आएंगे और पांचों 5 फेज़ के अंदर क्या क्या किस तरह का चेंजेस होगा हम देखते जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पर पूरा क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन फॉर्म में है। ओके, और प्रोफेज 1 यानी कि मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुका है, उसका कैरोकाइनेसिस 1 स्टार्ट हो चुका है और उसके अंदर प्रोफेज 1 स्टार्ट हो चुका है। उसकी भी सबसे पहली फेज़ यानी कि लिप्टोटिन फेज़ स्टार्ट हो चुकी है।
इन पाँचों पाँच फेज़ के अंदर क्या क्या कौन से चेंजेस आते हैं वो हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं। ओके, सबसे पहला और कॉमन चेंजेस कि यहाँ पर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर देते हैं, देखो यहाँ पर धीरे धीरे से डिसअपियर हो रहा है। ओके, यहाँ पर और भी ज़्यादा डिमिनिश दिखेगा, यानी कि डिसअपियर होता हुआ दिखेगा इस तरह का। ओके, यहाँ पर भी हम बता देते हैं कि डिप्लोटिन में जब सेल आएगा तब ज़्यादा ही डिमिनिश हो चुका होगा, इस तरह का चेंजेस देख रहे हो। और लास्ट में यहाँ पर ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुका होगा। इसके साथ में न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर डिमिनिश यानी कि डिसअपियर हो रहा है। ओके, धीरे धीरे से जब पैकेटिन में आएगा, जब डिप्लोटिन में आएगा और जब डाइकाइनेसिस में आएगा तब पूरा जो न्यूक्लियोलस है वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुका होगा। मतलब प्रोफेज के अंदर, इन शॉर्ट प्रोफेज 1 के अंदर यहाँ पर सबसे पहला चेंजेस होता है कि पहले फेज से लेकर लास्ट फेज तक पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर हो जाता है, साथ में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। एंड दो और चीज़ें यानी कि ER एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। और एंड ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्रोफेज 1 ऑलमोस्ट ये चारों के चार चीज़ें जो है वो डिसअपियर हो जाती है। ओके, यहाँ पर जो है वो थोड़ी भी दिखती है, लेकिन इसके प्रोफेज 1 कंप्लीट होने पर मेटाफेज 1 स्टार्ट होगा तो मेटाफेज 1 में तो क्लियर ही नहीं दिखेगी। ओके, आफ्टर देन दूसरा चेंजेस यहाँ पर कौन सा आएगा कि जो सेंट्रोजोम मूव होना स्टार्ट हो गए थे, वो सेंट्रोजोम में से एक सेंट्रोजोम जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी अपोजिट पोल में है ही। ओके, दूसरा जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गया है, तो वो जो है वो धीरे धीरे से ऊपर अपने अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा है। ओके, तो लिप्टोटीन में कुछ इस तरह का मूवमेंट होगा, ज़ाइगोटीन में और मूव करेगा और आगे जाएगा, इससे और सेपरेट होगा, यानी कि ये यहाँ पर था तो वो दूसरा जो है वो मूव करके अभी थोड़ा और आगे आ चुका है ज़ाइगोटीन के अंदर। ओके, पैकेटिन के अंदर और ज़्यादा मूव करेगा। ओके, यानी कि यहाँ पर आ चुका होगा। सेंट्रोजोम जो है वो धीरे धीरे से प्रोफेज 1 के हर एक फेज़ के अंदर आगे मूव कर रहा है। डिप्लोटीन के अंदर एक तो यहाँ पर है ही। ओके, और ज़्यादा आगे आ चुका होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो भी है वो डायग्राम ही है, तभी आप सीख पाओगे। ओके, और यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑपोजिट पोल के डायरेक्शन में आ चुका होगा, यानी कि ऑलमोस्ट वो यहाँ पर पहुँच चुका होगा। ओके, इस तरह से तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि धीरे धीरे से यहाँ पर वो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर भी आगे बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पर और आगे आ चुका है, यहाँ पर और आगे आ चुका है, ऑलमोस्ट ऑपोजिट पोल तक आ चुका है। तो इस तरह से दूसरा चेंजेस होगा। तीसरा चेंजेस यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि क्रोमोसोम के अंदर किस तरह के चेंजेस हर एक सब फेसेस में, प्रोफेज 1 के सब फेसेस में हर एक के अंदर किस तरह का क्रोमोसोम का चेंजेस हो रहा है वो यहाँ पर देखना है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लिप्टोटिन से, और वही इम्पोर्टेंट है, पूरा लेक्चर वही उसी में जाएगा। लिप्टोटिन के अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो फिर से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि थोड़ी सी कंडेंस वाली प्रोसेस यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ओके, कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में थे वो अब कंडेंस धीरे धीरे से हो रहे हैं। और साथ ही में फिर से यहाँ पर पेयर बनानी स्टार्ट कर दी इन लोगों ने, क्रोमोसोम ने पेयर बनानी स्टार्ट कर दी। और अब यहाँ पर देखो, ये तो एक पेयर थी, तो मैं इस तरह से आसानी से दिखा सकता हूँ। मैं
ये पूरा लिप्टोटिन फेज़ के अंदर किस तरह से पूरी पेयर बन रही है, वो पेयर एक मेथड से बनती है, क्योंकि G2 फेज़ के अंदर तो वो ऑलमोस्ट बिखर गए थे, ओके, पेयर भी टूट चुकी थी। तो यहाँ पर फिर से होमोजीनियस पेयर बनती है। वो किस तरह से बनती है, तो यहाँ पर सबसे पहला सब फेज़ हम स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि लिप्टोटिन के अंदर, ओके, स्टार्ट रिपेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम बाय जिपर मेथड, जिपर मेथड, ओके। जिपर मेथड से वो फिर से रिपेयर बनानी स्टार्ट कर देगी। मतलब न्यूक्लियस के अंदर देखो कंडेंस हो रही है, कंडेंस जो है क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस यहाँ पर हो रही है, ओके। तो 23 पेयर होंगी। तो क्या होगा, कुछ पूरा जो डायग्राम है, मतलब पेयर बनने वाला डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मान लो कि कोई क्रोमोसोम जो है वो इस तरह का है, तो उसके हिसाब से पेयर बन जाएगी यहाँ पर इसकी, ओके। फिर दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पर, तो उसकी लेंथ के हिसाब से यहाँ पर दूसरी क्रोमोसोम उसके साथ पेयर बना देगी। फिर तीसरा क्रोमोसोम यहाँ पर अभी वेटिंग में है, ओके, ऑलमोस्ट ऊपर से थोड़ा सा पेयर बनाना उसने स्टार्ट कर दिया है इस तरीके से, ओके। उसके बाद 4th नंबर का क्रोमोसोम यहाँ पर है, ये जो है वो अभी वेटिंग में है। फिर धीरे धीरे से आप आगे बढ़ते जाओगे तो काफ़ी सारे क्रोमोसोम यहाँ पर ऑलमोस्ट वेटिंग में खड़े हुए हैं, ओके। यानी कि वो ऊपर जाकर अपने हिसाब से, अपने लेंथ के हिसाब से वो अपने साथी क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है और पेयर बना देता है, यानी कि होमोजीनस क्रोमोसोम बना देता है, ओके। तो आप देखो ऊपर से नीचे की ओर आता, जैसे इस तरह से आते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से जुड़ते हैं, ओके। और ये कंटिन्यू प्रोसेस मैंने दिखाई हुई है। तो आप ऊपर से जिप बंद कर रहे हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ओके। डायग्राम किस तरह का है, यहाँ पर ऊपर से जिप बंद हो रही है, ओके। जैसे इस जिप के दो यहाँ पर पैसेज होते हैं, वो किस तरह से यहाँ पर ओपन होते हैं, फिर जिप आप क्लोज़ करते हो तो यहाँ पर ऊपर से जुड़ने लगते हैं। इसी तरह पर यहाँ पर पेयर बन रही है, कंडेंस तो हो ही रहा है, साथ में पेयर भी बन रही है। तो इस पेयर मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वर्ड जिपर मेथड, ओके। अपनी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन नीट के अंदर आता है। सो लिप्टोटिन के अंदर ये जिपर मेथड देखने को मिलेगा आपको, ओके। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि क्या हुआ। सो रिपेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, रिपेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम बाय जिपर मेथड, क्लियर। चलिए 23 पेयर बन गई वापस से। अब क्या होगा, अब यहाँ पर समझने के लिए, अब तो पेयर बन चुकी, तो यहाँ पर समझने के लिए फिर से एक पेयर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब सेल के अंदर सेल आगे बढ़ता है, दूसरे फेज़ में आता है, दूसरे सब फेज़ में आता है, यानी कि जाइगोटिन के अंदर आता है। जाइगोटिन के अंदर क्या होता है, तो जाइगोटिन के अंदर सभी पेयर एक दूसरे के साथ कुछ इस हिसाब से जुड़ने लगती है। यहाँ पर थोड़ा सा और कंडेंस क्रोमोसोम होगा, यानी कि और थोड़ा सा थिक बनेगा। देखिए किस तरह से अरेंज होगी हो। ये अपना फर्स्ट क्रोमोसोम है और उसका जो साथी क्रोमोसोम होगा वो उसके साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। इस तरह से जुड़ जाएगा। देखो डिफरेंस लग रहा है पूरा, ओके। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ओके। बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्या हुआ और किस तरह से बना, मैं फिर से यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा, ओके। ये लिप्टोटिन फेज़ यहाँ पर कंप्लीट,
लिप्टोटिन फेज़ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक फेज़, दैट इज़ द सेकंड फेज़ ऑफ प्रोफेज़ 1, ज़ाइगोटिन। बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ ज़ाइगोटिन। ज़ाइगोटिन में क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्सिस और सिनेप्सिस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ दिस फॉर्मेशन, इट इज़ साइनेप्सिस, इट इज़ साइनेप्सिस। ओके, नाउ एक्चुअली साइनेप्सिस है क्या, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, पहले अपने पास जो क्रोमोसोम था वो कुछ, एक क्रोमोसोम जो है वो कुछ थोड़ा सा और कंडेंस हुआ है। ओके, और कुछ इस तरह का था, यानी कि पेयर में तो था लेकिन सेपरेटली था थोड़ा सा, अब एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट था इस तरह से। ओके, अभी यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो गया ये, अभी ये यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ओके, क्या होगा? तो अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि ये जो रेड वाला क्रोमोसोम है उसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड दिख रहे हो आप। ओके, तो ये दिख रहा है बाइवेलेंट, 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, इसीलिए 2C लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, 2C दिख रहा है, इसीलिए उसको हम बोल सकते हैं बाइवेलेंट। एक वेलेंट दिख रहा है और दूसरा वेलेंट दिख रहा है। ओके, वेलेंट दैट मीन्स सिस्टर क्रोमेटिड लाइक स्ट्रक्चर, फिजिकली अगर देखा जाए तो एक वेलेंट और दूसरा वेलेंट, यानी कि बाइवेलेंट। ये दिख रहा है बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। ओके, और यहाँ पर ये भी यहाँ पर क्लियरली 2C है, यानी कि ये भी यहाँ पर क्लियरली बाइवेलेंट दिख रहा है। ओके, बाइवेलेंट दिख रहा है, यानी कि टोटली अभी देखा जाए तो ये है, मैंने ये जो फेज़ लिया है, इट इज़ लिप्टोटिन फेज़। लिप्टोटिन के अंदर हमको क्लियरली एक पेयर जो होती है क्रोमोसोम की, वो क्लियरली उसके अंदर एक पेयर के अंदर, इन वन पेयर, ओके, कितनी वेलेंट दिख रही है? टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट दिख रही है। ओके, मतलब ये देखने में टेट्रावेलेंट है। टेट्रा यानी कि 4 अलग अलग हमको भुजाएँ दिख रही है। भुजाएँ यानी कि ये पूरी एक आर्म, ये पूरा कंटिन्यू आर्म, कंटिन्यू सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक सिस्टर, ये दूसरी, ये एक और दूसरी, यानी कि एक पेयर के अंदर टोटल क्लियरली हम 4 क्रोमेटिड देख सकते हैं। तो उसको हम नाम दे सकते हैं टेट्रावेलेंट। पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम के अंदर हम बाइवेलेंट देख सकते हैं। ओके, अब क्या होता है कि ये जिस तरह से जुड़ती है, ये एक क्रोमोसोम है, अब ये आता है ज़ाइगोटिन के अंदर। ज़ाइगोटिन के अंदर ये पूरा जो एक क्रोमोसोम है थोड़ा सा और कंडेंस हो जाता है। ओके, ये जिसके अंदर 2 वेलेंट ऑलरेडी है। ओके, उसके साथ उसके पीछे और उसको एग्जैक्ट चिपक के इस तरह से दूसरा उसका साथी क्रोमोसोम कुछ इस तरह से अरेंज हो जाता है कि हम यहाँ पर जज ही नहीं कर पाते कि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है या फिर एक क्रोमोसोम है। ये मैंने कलर अलग अलग से लिए, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हो जाते हैं कि आप देखिए, आप पता नहीं लगा सकते कि ये पूरा एक क्रोमोसोम है या फिर 2 क्रोमोसोम है। हाँ, साइड से देखोगे तो 2 क्रोमोसोम दिखेगा, लेकिन फ्रंट से देखोगे तो एक क्रोमोसोम ही दिखेगा। अगर मैं वेलेंट की बात करूँ यहाँ पर, तो दिखने में ये लगेगा बाइवेलेंट, लेकिन एक्चुअली में है टेट्रावेलेंट। ओके, मतलब इट इज़ सीम्स लाइक बाइवेलेंट। ओके, यानी कि रियल और रियल यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर जो रील होगा, ये याद रखिएगा, इफ़ इट इज़ रील तो यहाँ पर वो दिखेगा बाइवेलेंट। और रियल में क्या है? रियल में क्या होगा? ये एक्चुअली में क्या होगा? टेट्रावेलेंट है। एक्चुअली में टेट्रावेलेंट है, लेकिन दिख रहा है कैसा? बाइवेलेंट जैसा। ओके, मतलब मान लो कि ये 2 क्रोमोसोम थे। ओके, साथ में ही थे। ऊपर से आप देख सकते हो कि ये जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ओके, दोनों ही आपस में आई,
एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ गई, देखो इस तरह से जुड़ गई, देख सकते हो। ओके, मतलब अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि साइड में से देखोगे तो आपको 4 वैलेंट क्लियरली दिखेगी, लेकिन सामने से देखोगे तो सिर्फ 2 वैलेंट ही दिखेगी, यानी कि रियल में बाई वैलेंट है और रियल में टेट्रा वैलेंट है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, ये हर एक क्रोमोज़ोम की पेयर में होता है, तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पर, उसको हम नाम दे सकते हैं द वन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, और इस मेथड को हम नाम दे सकते हैं साइनेप्सिस। ओके, यानी कि साइनेप्सिस यहाँ पर जाइगोटिन में देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये था साइनेप्सिस चीज़, जिसमें एक्चुअली में टेट्रावेलेंट होते हैं लेकिन दिखते हैं बाइवेलेंट। ओके, तो शायद आपको अब समझ में आ चुका होगा कि टेट्रावेलेंट क्या है और बाइवेलेंट किस तरह से देखने को मिलते हैं, और ये जो चीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है। सो दैट इज़ ओनली हैपन बाय द रिएक्शन ऑफ साइनेप्सिस। तो यहाँ पर जाइगोटिन के अंदर क्या होता है, साइनेप्सिस देखने को मिलते हैं, साइनेप्सिस। ओके, अब आएगा नेक्स्ट, यानी कि पैकेटिंग। पैकेटिंग जो है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। पैकेटिंग के अंदर क्या होगा, पैकेटिंग के अंदर होगा क्रॉसिंग ओवर। यस, क्रॉसिंग ओवर जो है वो यहाँ पर और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके, मतलब फिर से यहाँ पर हम देख लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट स्टेप, यानी कि तीसरा सब फेज, दैट इज़ पैकेटिंग। ओके, तीसरा यहाँ पर कौन सा होगा, पैकेटिंग। ओके, प्रोसेस कौन सी होगी, क्रॉसिंग ओवर process takes place by the help of recombinase enzyme. The name of enzyme, it is recombinase enzyme। एक एंजाइम होगा जिसका नाम है recombinase, और उसकी मदद से यहाँ पर एक प्रोसेस होगी, और उस प्रोसेस को हम नाम दे पाएंगे क्रॉसिंग ओवर। ओके, अब ये क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली में है क्या, जो पैकेटिंग के अंदर होने वाली है, चलिए वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो क्रोमोसोम साइनेप्सिस मेथड में अरेंज हुए हैं, ओके, मैं पॉसिबल हो तो यहाँ पर 3D के अंदर रखना ही कोशिश करूँगा, लेकिन कहीं पर अगर 2D के अंदर जाना पड़े तो हम वो भी सीख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास कौन से फॉर्म में है, ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा लार्ज ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये और थोड़ा सा कंडेंस होगा, तो अपने पास साइनेप्सिस करके जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, वो कॉम्प्लेक्स साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ पर है। ओके, कुछ इस तरह से, इस तरह से। ओके, इट इज़ वन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसको हम नाम दे सकते हैं साइनेप्टोनिमल complex. Okay, it is undergoing to the crossing over process by the help of recombinase. Okay, स्टेप बाय स्टेप की रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। उसकी कोई एक आर्म, सिर्फ एक आर्म एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, यानी कि जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं जो देखने में एक्चुअली बाइवेलेंट है लेकिन एक्चुअली में टेट्रावेलेंट है, वो उसके अंदर क्या होगा, तो देखो इसके यहाँ पर एक आर्म मैंने ड्रॉ कर दी, ये दूसरी आर्म ड्रॉ कर दी। ओके, उसके साथ अरेंज हुई जो ग्रीन कलर की आर्म है, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर भी इसके साथ कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन एक चेंजेस जो है वो कोई एक ही आर्म के अंदर होती है। क्या होता है कि दोनों ही एक दूसरे से आपस में कुछ इस तरह से, देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह से
ओवरलैप हो जाती है, एक दूसरे से इस तरह से क्रॉस हो जाती है। ओके, इस तरह से। और बाकी की जो है वो वैसे की वैसी ही रहेगी, बाकी की जो है वो वैसे की वैसे ही, वो यहाँ पर उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके, तो कुछ इस तरह का मिड फेज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस का हुआ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है उसकी मदद से वो ये जो पूरी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई है, ये एक आर्म, दोनों ही क्रोमोसोम की एक एक आर्म एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गई है, वो यहाँ से अपनी जगह से अपने जो बेसमेंट एरिया है वहाँ से कट हो जाएगी, यहाँ पर से और यहाँ पर से। ओके, और कट होने के बाद किस तरह से दिखती है वो भी यहाँ पर हम बता देते हैं। यहाँ पर वैसा का वैसा ही, यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही, यहाँ पर भी वैसा का वैसा वैसा ही। ओके, इसके साथ जो ग्रीन कलर की थी पेयर के साथ दूसरा क्रोमोसोम, वो भी यहाँ पर वैसा का वैसा ही और यहाँ पर वैसे का वैसा ही। ओके, लेकिन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो दोनों ही आपस में से मतलब एक दूसरे के बेसमेंट एरिया में से कट हो जाएगी। मतलब ये रेड वाला जो है वो रेड के एरिया में से कट हो चुका है। ओके, और ग्रीन जो है वो ग्रीन एरिया में से कट हो चुका है, और ऊपर से तो वैसा का वैसा ही अभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही है। इस तरह से सिर्फ अपनी जगह से अपने बेसमेंट पार्ट से वो थोड़े समय के लिए यहाँ पर कट हो चुका है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, ये सारे के सारे स्टेप एक ही प्रोसेस में होने वाला है, एक ही फेज़ में होने वाला है, पैकेटिंग। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर ये रेड वाला जो है वो जो ये काम है रेड वाला वो ग्रीन के साथ जुड़ जाएगा, और ये ग्रीन वाला जो है वो रेड के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि इंटरचेंज हो जाएगा। अगर रिकनेक्ट होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, वो फिर से जुड़ता है। ओके, तो वो अपनी ओरिजिनल प्लेस के साथ नहीं जुड़ेगा, वो जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक्सचेंज बाय रिकॉम्बिनेशन, बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। यहाँ पर एंजाइम लिख देते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ओके, चले, रिकॉम्बिनेशन होने के हिसाब से किस तरह का पूरा दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, ये तीसरा जो आर्म है उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ आर्म था जो ओवरलैप हुआ था उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं। ये वाला जो है वो भी इस तरह से ही हमको दिखाना है, ये वाला भी इस तरह से ही दिखाना है, ये वाला भी इस तरह से ही दिखाना है। ओके, देखिए, लेकिन यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेस पार्ट हुआ है वो यहाँ से जो कटा हुआ पार्ट था रेड का, ओके, तो उसके साथ अब जुड़ चुका है यहाँ पर ग्रीन वाला पार्ट, और जो ग्रीन वाला पार्ट था उसके साथ जुड़ चुका है रेड वाला पार्ट। ओके, तो आपके पास जब ये डायग्राम आएगी तब आपको अच्छी तरह से और आप क्लियर देख पाओगे, इस तरह से। ओके, देख रहे हो क्या हुआ। ओके, फिर से एक बार, पहले साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, उसके बाद धीरे धीरे से यहाँ पर कोई एक आर्म अपने दूसरे साथी क्रोमोसोम के आर्म के साथ ओवरलैप हो रहा है, फिर अपनी जगह से वो कट हो रहा है। ये सारी की सारी प्रोसेस, यानी कि ओवरलैप होने की, कट होने की और फिर से रिकॉम्बिनेज होने की, ये पूरी प्रोसेस एक ही एंजाइम की मदद से होती है, दैट इज़ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ओके, और फिर वापस में जुड़ते हैं, लेकिन एक्सचेंज होकर जुड़ते हैं, यानी कि ये रेड वाला ग्रीन के साथ और ग्रीन वाला रेड के साथ। और इस पूरी प्रोसेस को यहाँ पर बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्लियर।
ओके, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि पैकेटिन के अंदर क्या चेंजेस हुआ। ओके, एक सेकंड। हाँ, यस, पैकेटिन के अंदर किस तरह का चेंजेस हुआ है, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ है और थोड़ा सा और कंडेंस हो चुका है क्रोमोज़ोम। तो जैसा ही हमने सीखा अभी उस तरह ही डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंस यानी कि क्रॉसिंग ओवर को फिनिश्ड करके ही यहाँ पर हम दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो कटा हुआ पार्ट है उसके साथ ग्रीन कलर का पार्ट जुड़ गया है, और यहाँ पर जो पूरा ग्रीन कलर का पार्ट अटैच हुआ था, कि उसके साथ रेड कलर का पार्ट जुड़ चुका है। ओके, और दोनों ही आपस में अभी भी ओवरलैप है इस तरह से। ओके, जो मैंने पीछे भी ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ भी मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। और अभी भी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो है ही, अभी अपने आपस से एक दूसरे से के हिसाब से मतलब अलग नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए। ओके, ये जो चेंजेस हुआ, इस चेंजेस को हम क्या नाम दे सकते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे सकते हैं? इट इज़ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ओके, विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। उसके बाद क्या होगा? अब धीरे से पैकेटिन के बाद आएगा डिप्लोटिन फेज, यानी कि ये पूरा पैकेटिन जो है, पैकेटिन के अंदर जो सेल था वो पूरा अब आएगा डिप्लोटिन के अंदर। और डिप्लोटिन में सिर्फ एक ही चेंजेस होते हैं कि ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बाईवेलेंट दिख रहे थे, एक्चुअली में टेट्रावेलेंट थे, वो वाकई में यहाँ से एक दूसरे से सेपरेट होने वाले हैं। और किस तरह से सेपरेट होंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए, ये जो रेड वाला था वो अभी भी वहाँ पर ही है और थोड़ा और कंडेंस हो चुका है इस तरह से। ओके, और इसके साथ जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हुआ है, यानी कि ये जो रेड वाला था उसके साथ ग्रीन का थोड़ा सा और पार्ट जुड़ा हुआ है इस तरह का। ओके, और ये जो ग्रीन पार्ट था जिसकी सभी आर्म्स के थी, और एक ही आर्म के अंदर क्या हुआ है, थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हुआ है इस तरह से। ओके, तो आप यहाँ पर वो क्लियर देख सकते हो, दोनों ही सेपरेट तो हो चुके हैं, लेकिन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ से अभी भी वो एक क्रॉस एक्स किस्म का कुछ शेप दिखा रहे हैं। ओके, जहाँ से उनकी आर्म एक्सचेंज हुई है, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो अभी भी एक शेप का कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी भी वहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस है। ओके, वहाँ से जुड़े हुए हैं। ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पहले थे, अभी सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन एक जगह से जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पर अभी भी दोनों ही क्रोमोसोम जो होमोजीनस थे वो अभी भी आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, यानी कि दोनों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अभी भी एक्स शेप दिखा रही है। एक्स शेप, इस एक्स शेप को जो अभी भी जो एक्चुअली में क्रॉस है एक किस्म का, तो ये जो क्रॉस शेप है उसको यहाँ पर बोला जाता है चियाज़मेटा। तो उसको यहाँ पर बोला जाता है चियाज़मेटा, ये भी याद रखना पड़ेगा, चियाज़मेटा। ओके, यानी कि इसमें डिप्लोटिन फेज में चियाज़मेटा दिख रही है। एंड डाइकाइनेसिस के अंदर, एंड ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस डाइकाइनेसिस के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ तो डिसअपेयर हो चुका है। दो जो यहाँ पर सेंट्रोसोम थे वो भी अपने अपने हिस्से में, यानी कि ऑपोजिट पोल के डायरेक्शन में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, जो एक्स शेप था, चियाज़मेटा था, वो भी यहाँ पर से सेपरेट हो जाएगा, यानी कि जो इस तरह के क्रोमोसोम थे, ओके, वो वापस से प्योर कंडेंस होकर यहाँ पर ये कंप्लीट कंडेंस हो चुके हैं। इनकी तीनों की तीन आर्म जो है वो उसके अंदर कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन एक आर्म जो है वो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है।
ओके, और ये कुछ अब दिखाई दे रहे हैं ऐसे, कंप्लीटली सेपरेशन, कहीं पर भी एक शेप नहीं, और फिर से होमोजीनस हो गए। लेकिन यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि बदला हुआ सा, चेंजेस, एक्सचेंज हुआ सा पार्ट। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली होमोजीनस क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, जो एक्चुअली में कितने होंगे, एक्चुअली में होंगे टेट्रावेलेंट। ओके, जो यहाँ पर ही हो गए थे, लेकिन यहाँ पर एक साइड से अभी भी क्रॉस दिख रहा है, इसीलिए हम क्लियरली नहीं कह सकते, इसलिए हम वहाँ पर हमने बता दिया चियाज़मेटा। और यहाँ तो क्लियरली टेट्रावेलेंट दिख रहे हैं। ओके, वो अभी बाइवेलेंट नहीं है, बाइवेलेंट में से टेट्रावेलेंट अभी यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। ओके, और ये जो पूरा पार्ट है, इट इज़ रिकॉम्बिनेट और एक्सचेंज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। एक्चुअली में उसके डीएनए एक्सचेंज हुए, उसके थोड़ा सा जीन्स एक्सचेंज हुए यहाँ पर। ओके, जिसको हमने क्रॉसिंग ओवर नाम दिया, जिस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर नाम दिया, और इसको हम नाम दे सकते हैं कि रिकॉम्बिनेट पार्ट और रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी 505 फेज़ को हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं प्रोफेज़ वन ऑफ मियोसिस 1। ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ पर हम दे देते हैं इसका नाम ओके। ये मैंने बॉक्स बना दिया है कम्प्लीटली उसको नाम देने के लिए, तो उसको यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं प्रोफेज़ 1। ओके, बस यही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद मियोसिस 1 का और कैरियोकाइनेसिस 1 का दूसरा स्टेप आएगा, यानी कि मेटाफेज़ 1। मेटाफेज़ 1 के अंदर क्या होता है, चले वो भी देख लेते हैं कि मेटाफेज़ 1 के अंदर किस तरह के चेंजेस होते हैं। ओके, यानी कि यही सेल जो अभी डाइकाइनेसिस में है, यानी कि प्रोफेज़ 1 को पूरा कंप्लीट करते हुए ये पूरा का पूरा सेल अब जाएगा मेटाफेज़ 1 के अंदर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मेटाफेज़ 1। मेटाफेज़ 1 के 2 अलग अलग फेज़ होंगे, जिसको हम बोलेंगे अर्ली मेटाफेज़ 1 एंड लेटर मेटाफेज़ 1। ओके, तो उसके अंदर थोड़ा सा सेल का जो शेप होगा वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, यानी कि इस तरह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ओवल शेप हो जाएगा। अब इस सेल के अंदर यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो ऑलमोस्ट अपने ऑपोजिट पोल तक पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पर दोनों ही सेंट्रोसोम अपने ऑपोजिट पोल तक पहुँच चुके हैं। क्लियरली जो जितनी भी चीज़ें डिसअपीयर होनी चाहिए थी, यानी कि 4 चीज़ें कौन सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड ER गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक चारों की चार यहाँ पर से ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो चुकी है। यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन हम देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज़ प्लेट। इट इज़ मेटाफेज़ प्लेट, जहाँ से डिवाइड होने वाला है यहाँ पर क्रोमोसोम। तो ये फेज़ जो है उसको हम अर्ली मेटाफेज़ कह सकते हैं। अर्ली मेटाफेज़ का अर्ली पार्ट, यानी कि शुरुआत वाला हिस्सा, और लेटर मेटाफेज़ को फिर से एक बार यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि लेटर मेटाफेज़ के अंदर सेल तो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ओके, और यहाँ पर लेटर मेटाफेज़, और दोनों को ही हम अगर कंबाइनली दोनों ही फेज़ को लिखते तो इसको बोला जाएगा मेटाफेज़
वन, क्योंकि अभी चल रहा है मियोसिस वन। ओके, और इसमें भी एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। और यहाँ पर भी सेंट्रोसोम उसी डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से। ओके, अब क्या होगा अर्ली मेटाफेज में, क्या होता है अर्ली मेटाफेज वन के अंदर क्या होता है, तो अपने जो क्रोमोसोम है, ओके, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेपर हो जाने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि आधे क्रोमोसोम जो है वो कई जगह जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये जो साइनेप्सिस हुआ, सॉरी, इसके अंदर जो क्रॉसिंग हुआ था, वो वाला क्रोमोसोम एक यहाँ पर है, यानी कि उसकी एक आर्म लास्ट तक मेंटेन करनी है, ओके, जो एक्सचेंज हो चुकी है। और एक क्रोमोसोम जो है वो कुछ यहाँ पर है। इसके अंदर भी लास्ट तक मेंटेन करना है इस तरह से, ओके, क्योंकि हम लोगों को पता चला कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो लास्ट तक किस तरह से कंटिन्यू रहता है और किस में जाता है, ये वाला जो एक्सचेंज हुआ है पार्ट वो कौन से सेल में जाता है। तो यहाँ पर से अब क्या होता है कि स्पिंडल निकलते हैं, एक स्पिंडल जुड़ता है इसके सेंट्रोमियर के साथ, यानी कि यहाँ पर काइनेटोकोर होता है। इट इज़ प्रोटीनियस फाइब्रिक स्ट्रक्चर जो दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में जोड़े रखता है। ओके, तो इस तरह से शुरुआत में स्पिंडल निकलेंगे जो मेटाफेज के अंदर, यानी कि माइटोसिस के मेटाफेज के अंदर हमने लोगों ने देखा था। प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होगा, यानी कि यहाँ पर से सारे के सारे क्रोमोसोम को ये स्पिंडल पकड़ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आधे क्रोमोसोम को, वहाँ पर क्या होता था कि सारे के सारे यानी कि 46 क्रोमोसोम को इस मेटाफेज प्लेट पर अरेंज करना था। लेकिन यहाँ पर मियोसिस वन के अंदर क्या है, मियोसिस वन के अंदर आधे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट के इस तरफ और आधे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट के इस तरफ, जो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यानी कि ये देख लो कि ये जो पूरा एक आधा मतलब आधे क्रोमोसोम एक्चुअली में, यानी कि 23 क्रोमोसोम इस तरफ और 23 क्रोमोसोम नीचे की तरफ, ओके, सेंटर में नहीं, एक साइड आधे और दूसरे साइड 23 आधे, इस तरह से। और हमने यहाँ पर समझने के लिए एक पेयर ली है, तो एक क्रोमोसोम इस तरफ होगा और दूसरा क्रोमोसोम इस तरफ अरेंज करेंगे। कौन करेगा इसको अरेंज? ये स्पिंडल, ये स्पिंडल करेंगे इस तरह से, देखो हो गया अरेंज। तो अर्ली में अरेंज करना स्टार्ट करते हैं और लेटर में ऑलमोस्ट अरेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं आपको एक्चुअली में लिख देता हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है। तो 23 क्रोमोसोम यानी कि 46C यानी कि क्रोमेटिड, ओके, 20 क्रोमोसोम दैट मीन 46C, ये आधी इस तरफ है और आधी जो है वो मेटाफेज प्लेट के नीचे की ओर, यानी कि 23 क्रोमोसोम जो है, यानी कि 46C क्रोमेटिड, वो आधी नीचे है। ओके, ये हो गया अपना मेटाफेज वन। अब आएगा यहाँ पर एनाफेज के अंदर सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सेपरेशन यहाँ पर क्रोमेटिड का नहीं होगा। देखो माइटोसिस में क्या था, क्रोमेटिड का था। तो मियोसिस वन के मेटाफेज वन के अंदर सेपरेशन किसका होगा? बाय द स्पिंडल, क्रोमोसोम का होगा, यानी कि 23 क्रोमोसोम ऊपर जाएंगे और 23 क्रोमोसोम पूरे नीचे आएंगे। ओके, तो यहाँ पर ही क्रोमोसोम आधे आधे डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन आया कि मियोसिस वन पूरे मियोसिस के अंदर कौन से फेज़ में कम्प्लीटली क्रोमोसोम आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं, तो मेटाफेज वन के अंदर, मियोसिस वन के अंदर। मियोसिस वन अगर ऑप्शन में ना हो तो मेटाफेज वन। ओके, थोड़ा सा डिटेल। अब आएगा एनाफेज। तो एनाफेज के अंदर
कम्प्लीटली सेपरेशन। ओके, अगर मेटाफेज़ 1 के साथ एनाफेज़ भी होगा ऑप्शन में तो आपको जाना पड़ेगा एनाफेज़ 1 में। ओके, क्योंकि क्लियरली अगर सेपरेशन कोई फेज़ दिखाता है तो वो है एनाफेज़ 1। ओके, तो प्रायोरिटी आएगी एनाफेज़ 1। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो मेटाफेज़ 1, अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो डायरेक्टली मियोसिस 1 होगा। ऑप्शन में ज़्यादातर ऐसा आता है कि कौन सा फेज़ जो है वो कम्प्लीटली मियोसिस का, कौन सा फेज़ कम्प्लीटली क्रोमोसोम का हाफ डिवीज़न करवा देता है। मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस या फिर साइटोकाइनेसिस। ओके, तो मियोसिस 1 आएगा। क्लियर, क्योंकि मियोसिस 1 में ही आधे आधे क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड की नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे, वो भी आप मेंशन करके देखते रहिएगा कि क्या उसमें भी किस तरह के चेंजेस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एनाफेज में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। सेल जो है उसका शेप वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं। सेल जो है वो वैसा का वैसा ही इस तरह का। कि अभी भी वहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन यानी कि मेटाफेज प्लेट अभी भी कायम है। ओके, स्पिंडल जो है वो अपने अपने हिस्से में वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी देखने को मिलती है यहाँ पर। ये स्पिंडल जो है वो क्रोमोसोम को खींच लेगा अपने हिस्से में, और यहाँ पर भी ये जो स्पिंडल है वो अपने हिस्से का क्रोमोसोम अपने पोल के डायरेक्शन में खींच लेगा। और उसी के साथ में हमको यहाँ पर जो चेंजेस है, चेंजेस कौन से, जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था प्रोफेज 1 के अंदर, वो लास्ट तक मेंटेन करना है। यानी कि एक्सचेंज वाला पार्ट जो है वो लास्ट तक ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए, तभी जाकर आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलिए, हो गया यहाँ पर। ओके, और थोड़ा सा फाइब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस तरह से। ओके, दिस इज एनाफेज 1। इसको हम क्या बोलेंगे, एनाफेज 1। एनाफेज 1। ओके, और अब यहाँ पर एनाफेज 1 कंप्लीट होने के बाद लास्ट फेज ऑफ दिस मियोसिस 1 दैट इज़ टेलोफेज 1। ओके, तो वो भी हम कंप्लीट कर देते हैं ताकि हमारा मियोसिस 1 एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इंटरकाइनेसिस और उसके बाद मियोसिस 2 दैट इज़ सो सिंपल। ओके, तो यहाँ पर यह पूरा सेल आगे बढ़ेगा। ओके, और टेलोफेज 1 के अंदर जाएगा। टेलोफेज में सिर्फ कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फेरो क्रिएट हो जाती है। ओके, और जो फेरो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। देखिए यहाँ पर एक फेरो क्रिएट हो जाती है, इस तरह से पूरा सेल दिखेगा। और इसको हम इस फेज को हम नाम दे सकते हैं, इस फेज को हम नाम दे सकते हैं एनाफेज 1। टेलोफेज 1। चलिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। टेलोफेज 1। ओके, तो ये अभी टेलोफेज 1 हम देख लेते हैं। तो फेरो क्रिएट हो जाती है, एक तो ये चेंजेस है। दूसरा क्या देखने को मिलता है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर डिसअपियर हुई थी वो फिर से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर जो क्रोमोसोम होंगे वो अभी स्पिंडल नहीं दिखाएंगे, यानी कि स्पिंडल अभी गायब हो चुके हैं, स्पिंडल अभी डिसअपियर हो चुके हैं या फिर डिसॉल्व हो चुके हैं क्योंकि फाइब्रिक स्ट्रक्चर थे। और पूरे 4 चीज़ जो है वो यहाँ पर फिर से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ओके, एंड ERN गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और इनके अंदर पर्टिकुलरली क्रोमोसोम जो है, यानी कि एक क्रोमोसोम आ गया इसके अंदर। ओके, इसको मेंटेन यहाँ पर हम करते जाएंगे। और एक क्रोमोसोम आ गया यहाँ पर।
उसकी एक पेयर यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी इस तरह से। ओके, और ये हो गया हमारा टेलोफेज 1। ओके, नाउ कैरियोकाइनेसिस 1 इज़ कंप्लीटेड एंड इसके साथ मियोसिस 1 इट इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। अब दूसरा मेन फेज़ आएगा मियोसिस का, दैट इज़ इंटरकाइनेसिस, और उसके बाद आएगा मियोसिस 2। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेते हैं इंटरकाइनेसिस और मियोसिस 2। थैंक यू।